कल हम लोग ने एसेट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो जरा देखिए फटाक से रिकैप, क्या क्या चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिया टॉपिक में। हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज़ बिजनेस, कि बिजनेस किसे कहते हैं। सेकेंड नंबर फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ कॉमर्स, कॉमर्स किसे कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटेंसी की भी नॉलेज ले ली, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, जो पैसा लगाता है, रिस्क उठाता है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओके, सो हम लोगों ने कैपिटल पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग ने कल स्टार्ट किया था, सॉरी उससे पहले ड्राइंग, ड्राइंग भी पढ़ लिया था ना। ड्राइंग किसे कहते हैं, कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है बिजनेस से। देन हम लोगों ने एसेट्स कल पढ़ लिया। एसेट्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन हम लोग ने देख लिए, ओके, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। अभी इतने क्लासिफिकेशन देखे हैं। अब जैसे तुमने कल बोला था फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स भी पढ़ना है, ठीक है। अब जब नाम आ गया तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है काल्पनिक एसेट्स। कई ऐसी एसेट्स भी होती है जो फिक्टिशियस होती है, काल्पनिक होती है, बट हम उसे दिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, जैसे मान लो जैसे हम लोग कोई खर्चा किया, एडवर्टीज़मेंट की, कोई अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस स्टार्ट करते समय हम हैवी एडवर्टीज़मेंट कराते हैं, कराते कि नहीं कराते हैं। तो हैवी एडवर्टीज़मेंट जो हम करा रहे हैं या इनॉग्रेशन करते हैं तो लोगों को समोसा चाय पकौड़ी खिलाते हैं, जो भी है, तो उस पर भी खर्चे होते हैं ना। तो वो पूरा खर्चा हम पूरे एक साल में नहीं दिखा देते, वो उसी साल का खर्चा नहीं होता, उसको हमको 5 साल में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमने 1 लाख रुपये अगर हमने खर्च किया ना इस तरह की चीज़ों पे, इनॉग्रेशन पे, तो हम इसको 5 से भाग दे देंगे, हर साल हम 20,000 दिखाएंगे। हालांकि 1 लाख रुपए तो उसी साल खर्च हो चुका है, लेकिन फिर भी हम पहले साल खर्चे में कितना शो करेंगे, 20,000 ही शो करेंगे। अब सॉल्व था, बाकी 80,000 कहाँ शो करेंगे, बाकी 80,000 रुपये हम लोग एसेट साइड में शो करेंगे। अब सॉल्व था, एसेट साइड में किधर शो करेंगे, किस हेड में, फिक्स्ड एसेट्स में, करंट एसेट में, फिर किस में शो करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक एसेट। एग्जैक्टली ये एसेट है वो नहीं, बस दिखाया जा रहा है, हम इसको एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट्स इट। ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर अगले साल फिर हम क्या करते हैं, फिर 20,000 एक्सपेंस में दिखाते हैं, फिर यहाँ 60,000 रह जाता है। तो धीरे धीरे ये राइट ऑफ होता है। और आपने अगर पढ़ा होगा तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी को कहते हैं, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, एक तरीके से हाँ कह सकते हो, ठीक है। क्या चीज़, हाँ, इसका एक कंसेप्ट है। देखो तुमने अगर 1 लाख रुपए इनॉग्रेशन पे खर्च किया, तो क्या उस पूरे 1 लाख इनॉग्रेशन पे जो तुमने खर्च किया उसका फ़ायदा तुम एक ही साल में उठा लोगे, क्योंकि उसका फ़ायदा तुम्हें कई सालों तक मिलेगा। तो सवाल उठता है सर कई सालों तक, क्या तो अनंत काल तक हम इसको दिखाएंगे, तो क्या नहीं। तो अकाउंटिंग लॉ जो हमारा AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसने बोला 5 ईयर तक आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हो, पूरा का पूरा इसी साल ना दिखाओ। अब सोचो इसमें हमारा ही नुकसान है। कैसे हमारा नुकसान है, SSC का कैसे नुकसान है। पूरा 1 लाख रुपए इसी साल खर्चे में दिखा देता, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाती। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगी तो टैक्स कम मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगी तो टैक्स कम मिलेगा, है ना। तो तुम क्या करो, इसको 5 साल में डिवाइड कर दो, तो धीरे धीरे खर्चा दिखाओ ये वाला। तो इसमें बताओ तुम्हें फ़ायदा है कि नुकसान, SSC को नुकसान है, हम लोग को फ़ायदा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, क्योंकि उनको अगर एक ही पहले ही साल अगर तुमने अगर पूरा 1 लाख रुपए खर्चा दिखा दिया होता तो प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाती, ठीक है। सही कि नहीं सही है। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स अच्छा मिलेगा और धीरे धीरे आप खर्चे को दिखाओगे, बांट दोगे।
हाँ, तुम्हें किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, तुम इस तरीके से कह सकते हो कि सर क्या नाम है, हमारी प्रॉफिट अच्छी दिखेगी। अगर तुम अपने आप को अच्छे पोजीशन में शो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे लिए बेटर पोजीशन रहेगी। वरना 1 लाख रुपए या इस तरह के खर्चे ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट उस साल पता चला दिखेगी ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए तोड़ के दिखाते हैं। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और अकाउंटिंग में कंसेप्ट जैसे कल पढ़ाया था मैंने आपको, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ये मान के हम लोग बिजनेस करते हैं। कहते नहीं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पता चला अपने ही दुकान से अपना सारा सामान खाता चला जाएगा। और उसी वजह से ये 2 वर्ड्स निकले हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग, ठीक है ना, वरना ये कैपिटल ड्राइंग शब्द होता ही नहीं। अच्छा, इसी तरीके से एक कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। क्या है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है जिस साल का खर्चा उसी साल दिखाओ, जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाओ। अब वो 1 लाख रुपए खर्च किया, पूरा फ़ायदा तो इस साल नहीं ना मिलेगा, तो कई साल मिलेगा तो उसको कई साल दिखाओ, 1 साल में मत दिखा दो, गलत काम है वो। क्या है? गलत है। चलिए देखते हैं, कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे, उससे पहले अभी आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटी। कल हम लोगों ने एसेट्स पे डिस्कशन कर लिया था काफ़ी अच्छे से। अब हम लोग को बात करनी है लायबिलिटीज़ की। व्हाट इज़ लायबिलिटी? लायबिलिटी होती क्या है? लायबिलिटी कहते किसे हैं? चलिए देखते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके का ये बर्डन होता है विच वी हैव टू पे, जो हमें क्या करना होता है? पे करना होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। जो हमने दूसरों से क्या किया है? उधार लिया हुआ है। एनी अमाउंट which we owed and we have to repay। समझ रहे हैं? ओड मतलब क्या होता है? उधार लेना, और रीपे मतलब वापस करना। सही कि नहीं सही है? तो एनी अमाउंट विच वी ओड, कोई भी अमाउंट जो हमने उधार लिया है, एंड वी हैव टू पे, जो हमें पे करना है, इज कॉल्ड लायबिलिटी। इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक। तो लायबिलिटी तो लेनी ही पड़ती है। अगर आपके पास कैपिटल प्रॉपर नहीं है देन यू हैव टू ओ, आपको ओड करना ही पड़ेगा। नाउ लायबिलिटी होते कितने तरह के? क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? लायबिलिटी होते कितने तरह के? सर 2 तरह के। एक होता है क्या? करंट लायबिलिटी। एक होता है क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कई लोग इसको फिक्स्ड लायबिलिटी भी कहते हैं, बट मैं नहीं कहता, ठीक है। फिक्स्ड लायबिलिटी मैं शब्द यूज़ नहीं करता। अब देखो सवाल उठता है सर करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? तो सिंपल सा आप बीच में ये रख लो, अब इसी से डिफ्रेंशिएट कर लो। दोज लायबिलिटी विच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, ऐसी लायबिलिटी जो हमें साल भर के अंदर चुका देनी है, दे आर नोन एज करंट लायबिलिटी, है ना। और ऐसी लायबिलिटी जो हम सालों साल चुकाते रहते हैं, कई सालों तक चुकाते रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो सिंपल सी डेफिनेशन बनी, दोज लायबिलिटी which we have to pay within a year। सही है कि नहीं सही है? इसको क्या कहोगे? those liability which we have to pay which we can pay, sorry, which we can pay more than a year is called क्या? बस छोड़ो, ऊपर तो लिखा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सवाल उठता है सर कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए।
कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए करंट लायबिलिटी के। तो सिंपल सी बात है, हमारे जो होते हैं सेंड्री क्रेडिटर, अब सेंड्री क्रेडिटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्रेडिटर क्या होता है? जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं उधार खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। और क्या होता है सर? बिल्स पेबल, ऐसे बिल्स जिन पे पेमेंट करना है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई ऐसा खर्चा जो कर दिया बट पेमेंट नहीं किया। बिजली का बिल आ गया घर पे बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। कब तक पे करोगे? अरे सर अगले महीने कर देंगे। साल भर का वेट किया, दूसरे महीने तीसरे महीने जाएंगे तो आज बिजली आके काट देगा। सही कि नहीं सही है? तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये सब क्या होते हैं? करंट लायबिलिटी होती है। इससे हमें जल्द से जल्द क्या करना होता है? पे करना होता है। जितने भी सप्लायर से हम गुड्स खरीदते हैं ना, उनको हम 1 महीना टरका सकते हैं, 2 महीना टरका सकते हैं, 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा हम डिले नहीं कर सकते, वरना फिर नेक्स्ट गुड्स की सप्लाई रुक जाएगी हमारी। सही कि नहीं सही है? देन बिल्स पेबल होते हैं, ऐसे बिल्स जिनका हमें पेमेंट करना होता है जल्द से जल्द। ठीक है, बस इतना बहुत है। आप धीरे धीरे आगे आप पढ़ेंगे। क्रेडिटर मतलब सिंपल सा, हाँ, जिससे हमने उधार ले रखा है गुड्स। जब हम लोग क्रेडिटर की बात करते हैं, क्रेडिटर 2 तरीके होते हैं, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर गुड्स। तो यहाँ जब हम लोग सेंट्री क्रेडिटर लिखते हैं तो ये समझ लेना गुड्स वाले हैं, जिनसे हम गुड्स उधार ले रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाले हैं, कौन से? ऐसे क्रेडिटर जो एक्सपेंस के लिए बने हुए हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, तो वोडाफोन मेरा क्रेडिटर होगा। लेकिन वोडाफोन से मैंने कोई गुड्स नहीं लिया है। वोडाफोन एग्जैक्टली उसको हम टेलीफोन बिल है, वो मेरा खर्चा है, तो वो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। हाँ बिल्कुल, अगर सैलरी अगर हमने नहीं पे की है तो वो भी क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। और आउटस्टैंडिंग होता है दैट मीन्स, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग बहुत सिंपल सी है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंस हो गया है बट हमने पेमेंट नहीं किया। सही है? और वो हम कब तक देंगे? जल्द से जल्द देंगे, ज़्यादा दिन हम उससे रोक नहीं सकते। सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में क्या आएगा? सबसे पहली चीज़ तो कैपिटल आ जाएगा। सर कैपिटल लायबिलिटी है? अरे क्यों नहीं है? अभी आप लोगों ने कल ये छोटा सा पिक्चर आपने देखा था, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है। मैंने बोला था ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। बिजनेस में आपने बताया था मैंने, बिजनेस में 2 तरीके से पैसे लगते हैं, एक तो बिजनेसमैन लगा ले, एक दूसरे आउटसाइडर से ले ले। और कोई तरीका तो है नहीं, बिजनेसमैन खुद लगाए और या तो किसी आउटसाइडर से ले। जब आउटसाइडर से लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लोन, जिसको हमें रीपे करना पड़ेगा, बिजनेस रीपे करेगा। और ये देखो कैपिटल, ये जो लगाते हो उसको क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। ये भी तो रीपे करना पड़ेगा। कल को अगर बिजनेस क्लोज होता है, लायबिलिटी भी चुकाई जाएगा और कैपिटल भी वापस जाएगा ना, किसके पास? बिजनेसमैन के पास। इसीलिए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं हम लोग कैपिटल को। कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी, बिजनेस ने, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस ने 2 तरफ से पैसे को जुगाड़ किया है। पहला खुद बिजनेसमैन से लिया है, दूसरा लोन या आउटसाइडर से लिया है। ठीक है, तो कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है। अब इसके लिए हम फिक्स्ड लायबिलिटी शब्द यूज़ कर सकते हैं। कैसे फिक्स्ड लायबिलिटी? क्योंकि जल्दी ये लायबिलिटी होता है लेकिन जल्दी बिजनेस वापस नहीं करता है कैपिटल बिजनेसमैन। कोई बिजनेसमैन ऐसा होगा जो अपना कैपिटल निकाल ले? कैपिटल निकालते ही उसका बिजनेस धड़ाम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कैपिटल जल्दी कोई निकालता नहीं वापस। तो हम लोग कैपिटल भले लायबिलिटी में दिखाते हैं बट वो बिजनेसमैन की खुद की है ना। और क्या होगा सर? लोन होगा। क्या होगा? लोन होगा। जितने भी हमने बिजनेस लोन ले रखे हैं या टर्म लोन ले रखा है वो सब क्या है? तो ये सब हो गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व्स। रिजर्व करना भी क्या होती है? लायबिलिटी है। आप अपनी प्रॉफिट का पूरा पैसा मत खाओ, प्रॉफिट का कुछ पैसा आपको फ्यूचर के लिए क्या करना है? प्रॉफिट का कुछ पैसा आपको फ्यूचर के लिए क्या करना है? रखना पड़ेगा। जैसे आप नारी प्रॉफिट हुई, हमने उसमें से कुछ पैसा निकाल के रिजर्व में डाल दिया, इट्स योर लायबिलिटी कि आपको ऐसा करना है। इट्स योर लायबिलिटी कि हाँ वो सर पैसा वो तो एसेट हुआ ना, हाँ बिल्कुल एसेट हुआ, लेकिन ये काम करना आपकी क्या है? लायबिलिटी है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ट्रांजैक्शन करने के लिए कितने लोग चाहिए कम से कम, और जब ट्रांजैक्शन होता है तो दो इफेक्ट्स आते हैं, एक को डेबिट एक को क्रेडिट करते हैं। जब तुम रिज़र्व करते हो ना तो उसमें भी दो इफेक्ट आते हैं सर, एक पैसा जमा होता है, पैसा आता है एसेट, दूसरी तरफ मेरी लायबिलिटी है रिजर्व्स, रिज़र्व नाम की लायबिलिटी, और जो पैसा आपका है वो पैसा क्या है, एसेट। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे जब जाएंगे तो। हाँ चलो ठीक है, अब तुमको छोटा सा एक बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ, चूँकि अब थोड़ा सा तुम लोग रिजर्व से कंफ्यूज हो गए हो। देखो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में बोला जाता है दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया और बिज़नेस स्टार्ट किया, 1 लाख मान लो 10 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया, तो देखो इधर हो गया लायबिलिटी, इसको मिटा सकता हूँ ना, फ़ोटो लेना है ले लो, अच्छा फ़ोटो, फिर मैं क्लियरली समझा दूँ तो आपको। रिजर्व इसमें एक और चीज़ जोड़ दे रहा हूँ मैं, प्रोविज़न जोड़ दे रहा हूँ। प्रोविज़न भी रिजर्व जैसा ही होता है लेकिन वो करंट लायबिलिटी है। अब रिजर्व्स को, जैसे कि अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि कैसे सर रिजर्व लायबिलिटी है, रिजर्व तो हमारा पैसा है, वो तो हमारी जेब में पड़ा हुआ है, तो वो लायबिलिटी क्या है से, पैसा जो पड़ा है वो तो एसेट ही है सर, लेकिन रिजर्व करना, रिजर्व बनाना, ये आपकी लायबिलिटी है। जैसे आपका बैलेंस शीट है, मैं आपको थोड़ा देर ना ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये क्या होता क्या है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जैसे अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग होता है बिजनेसमैन अलग होता है। अगर तुम अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये मान के चलो बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है। फिर अभी थोड़ी देर पहले एक और कंसेप्ट पढ़ाया, मैचिंग कंसेप्ट, जिस साल का खर्चा उस साल दिखाओ। अगर हमने मार्च तो क्लोजिंग होती है, लेकिन मैंने अप्रैल का कुछ पेमेंट मार्च में कर दिया है तो हम उसको नहीं दिखा सकते इस साल, क्योंकि वो अप्रैल अगले साल का खर्चा, वो इस साल में नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने अप्रैल मंथ की सैलरी मार्च में ही दे दी तो मार्च में इस साल में नहीं दिखा सकता, उसको अगले साल ही दिखाऊंगा, इस साल नहीं दिखाऊंगा। मैचिंग कंसेप्ट। सर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम दिखाएंगे एडवांस की तरह, एसेट है वो। अगर हमने किसी को एडवांस दिया ना तो एसेट है, वो खर्चा नहीं हो गया, क्योंकि वो मार्च में क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा। और एडवांस खर्चा नहीं होती, क्या होती है, एसेट होती है। और अगर खर्चे में दिखा दोगे तब तो वो इस साल के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। याद है ना, खर्चे रेवेन्यू प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। और अगर एसेट में डाल दोगे तो वो अगले साल जाएगी, अगले साल खर्चे में दिखाया जाएगा। ठीक, देखिए बैलेंस, मैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ आपको थोड़ा देर के लिए, तब आपको रिजर्व क्लियर हो जाएगा क्यों लायबिलिटी है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि देखो ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई अकेला इंसान तो ट्रांजैक्शन कर नहीं सकता है, ट्रांजैक्शन करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग। और जब ट्रांजैक्शन होता है तो दोनों अफेक्टेड होते हैं, दोनों लोग इफेक्टेड होंगे। एक को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट हम लोग बाद में सीखेंगे, वो गोल्डन रूल पे डिपेंड करता है, लेकिन पहले हम ड्यूल इफेक्ट देखें कि वो 2 इफेक्ट्स क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। इफ़ आई स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम 10 lakh rupees, so what will be the effect? 2 effects. सर बिजनेस में पैसा आया, क्लियर, कैश आ रहा है, तो कैश क्या होता है सर, एसेट होता है सर। कितना कैश आया सर, 10 लाख। कहीं कोई दिक्कत और कुछ नहीं हुआ? अरे सर कैपिटल क्रिएट हुई। कैपिटल क्या होती है हमारे लिए, बिजनेस के लिए? 10 लाख कैपिटल क्या बन गई, लायबिलिटी। ये 2 इफेक्ट है, ट्रांजैक्शन एक ही हुआ है, बिजनेस में पैसा 10 लाख लगाया, लेकिन उसके 2 इफेक्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें। 2 इफेक्ट दिखे कि नहीं दिखे? सर पैसे कम पड़ रहे थे, मैंने 2 लाख रुपए लोन ले लिया बैंक से, वो भी तो कैश ही आया, तो कैश में प्लस हुआ कितना, 2 लाख रुपए, बस, और तो कुछ हुआ नहीं।
क्या हुआ? लोन मेरे ऊपर चढ़ गया सर 2 लाख का। अब 2 इफेक्ट क्लियर हुआ सर। मैंने इसमें से 1 लाख रुपए रिजर्व में निकाल के रख दिए। कितना रुपए? 1 लाख रुपए रिजर्व में रख दिया। रिजर्व कर क्या रहे हो? रिजर्व इसी में से ना अलग करोगे, जो 12 लाख है इसी में से ना अलग करोगे। तो चलो ठीक है, तो वो कैश तो पड़ा ही हुआ है। जैसे आपके पास टोटल कितना है? 12 लाख है। अब हमने इसमें से क्या किया? 1 लाख रुपए रिजर्व में डाल दिया। तो इसमें से अगर 1 लाख निकाले तो ये 11 लाख फिर से अलग से वो कैश ही तो रखे हो, वो कैश ही तो अलग है, कैश ही तो पड़ी है। और एक तरफ क्या होगी? वो रिजर्व। बात समझे कि नहीं समझे? अब क्या हुआ? वो रिजर्व में क्या तब्दील हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया मेरा, मैं नहीं कुछ गड़बड़। यहाँ 12 लाख ही लेने दो। मैं अभी एक कुछ गुड्स खरीद लेता हूँ। गुड्स खरीद सकते हैं ना कुछ? चलिए कुछ गुड्स खरीदते हैं। कैश काफ़ी आ गया, पैसा काफ़ी हो गया। हमने सपोज़ करो 5 लाख का गुड्स खरीदा। 5 लाख का जब गुड्स खरीदेंगे तो हमारे कैश में से माइनस होगा कितना? 5 लाख। 5 लाख माइनस हो गया कैश। दूसरी तरफ मेरे पास गुड्स आया, गुड्स आएगा तो यहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक है सर। स्टॉक तो एसेट होती है ना। 5 लाख का स्टॉक आ गया, बैलेंस शीट देखो बरोबर है ना। 5 लाख गया तो 5 लाख आ भी तो गया। ज़रूरी नहीं है कि इधर दोनों तरफ इफेक्ट करेगा, एक ही तरफ इफेक्ट हो सकता है, इधर भी इफेक्ट हो सकता है। बस जो भी इफेक्ट होगा, लेकिन हाँ 2 इफेक्ट होने हैं। तो 2 इफेक्ट देखो सर क्या हुआ? एक तो कैश हमारी क्या हो गई? माइनस हुई 5 लाख, पैसा जाएगा। दूसरा स्टॉक आया कितना? 5 लाख का। ठीक, ये हो गया। अब इस स्टॉक को हमने बेच दिया कितने में? 6 लाख। दिमाग लगाना, यहीं पे थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 5 लाख का माल मैंने बेच दिया, पूरा एंटायर गुड्स मैंने बेच दिया कितने में? 6 लाख। तो चलो मैं नीचे लिख देता हूँ या ऊपर ही लिखता हूँ। फिर कैश प्लस होगा कितना? ये तो क्लियर है ना? जो भैया आ रहा है उसको तुरंत पहले जेब में डाल लो। 6 लाख आए तुरंत जेब में डाल दिया। माइनस हो गया स्टॉक। स्टॉक कितना गया? पूरा 5 लाख रुपए चला गया, पूरा 5 लाख स्टॉक माइनस। तो मैं एग्जैक्टली अकाउंट में कोई भी चीज़ को अगर ब्रैकेट में लिख दो तो उसको हम लोग माइनस बोलते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो किसी भी अमाउंट को। अगर ब्रैकेट में लिखा हो ना अकाउंटिंग में, तो इसका मतलब वो क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिख दिया। तो स्टॉक ख़त्म 5 लाख, 6 लाख कैश आ गया, प्लस हो गया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। सर 1 लाख का डिफरेंस कैसे करेंगे मैनेज? सर 1 लाख क्या हुआ आपको? प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट विल अफेक्ट विच? किसको अफेक्ट करता है? प्रॉफिट किसको जाके इफेक्ट करता है? कैपिटल में क्या हो जाएगा? कितना? इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? तो बराबर फिर बैलेंस शीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप चाह भी लो, कुछ भी कर लो सर, इसमें मर मिटो कुछ भी कर लो, आप ये बैलेंस शीट गड़बड़ कर ही नहीं सकते, बराबर हमेशा रहेगी। 2 इफेक्ट्स बस सही सही नोट करना है। चलिए सर, अब अगर हम लोग बात करते हैं किधर, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना हो गया? चलिए बताइए ज़रा, कितना हो गया? 13 लाख एसेट हो गया, 13 लाख लायबिलिटी हो गई। कहीं कोई दिक्कत? टोटल बराबर आ रहा है। अगर मान लो हम लोग 1 लाख रुपए रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं? रिजर्व। प्रॉफिट हमने कितनी कमाई? अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? 1 लाख में से हम 20,000 रुपये रिजर्व में डाल रहे हैं, ठीक है? तो 20,000 जैसे हम इसमें से रिजर्व करेंगे, हमारी प्रॉफिट कितनी हो गई? 80,000। 20,000 यहाँ माइनस, ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। इस प्रॉफिट में से माइनस हो गया किसका? रिजर्व का पैसा। कितना? 20,000 रुपये।
छोटा दिख रहा है? लोन कितना था भाई? प्रॉफिट में से हमने क्या किया, अलग किया रिजर्व का पैसा। ये किसका पैसा मैंने अलग किया है? रिजर्व का पैसा। ठीक है, रिजर्व का पैसा अलग किया, यहाँ से माइनस हुआ और रिजर्व का पैसा यहाँ क्रिएट हो गया कितने से? 20,000। ठीक है, ये माइनस तो सही है, प्रॉफिट में से ही माइनस हो रहा है। तो प्रॉफिट में से हमने क्या किया, रिजर्व का पैसा यहाँ से माइनस किया 20,000 रुपये, और क्या कर लिया, रिजर्व यहाँ पे लगा दिया कितना, 20,000। तो दो इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और सर कैश तो पड़ा ही हुआ है अभी भी, लेकिन सर वो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ जो आप कह रहे थे। चलिए ठीक है, आप अगर वो पॉइंट नहीं क्लियर हो तो ऐसे समझ लें, मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपये डाला रिजर्व में, अपनी तरफ से 1 लाख रुपये डाल दिया रिजर्व में सीधे। अगर मैं अपने जेब से 1 लाख रुपये रिजर्व में डालता तो 1 लाख रुपये कैश बढ़ता कि नहीं बढ़ता? 1 लाख कैश बढ़ता, और इधर रिजर्व भी बढ़ता। कितना रिजर्व भी बढ़ता, यहाँ पे प्लस होता कितने का, 1 लाख। अब क्लियर हुआ? दो इफेक्ट आने हैं सर। आप अगर रिजर्व में डालोगे पैसा, मैंने अगर रिजर्व के किए, अगर 1 लाख रुपये रिजर्व में डाल दिया तो रिजर्व क्रिएट हुआ 1 लाख से और कैश भी तो बढ़ा 1 लाख से। तो दो इफेक्ट होने हैं सर, एसेट भी और लायबिलिटी भी। रिजर्व सब लायबिलिटी है, कैश तो एसेट है सर। अब कैश को उठा के इधर मत डाल देना। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आया? तो एक तरह से ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, घबराइए मत। मैंने वॉश आउट कर दिया, आपने लिखा नहीं, इसका मतलब ये मत सोचिएगा। आगे हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा लायबिलिटी भी ख़त्म हो गया। दो तरह की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए, एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था, उसको हम लोग आज कवर कर लेते हैं। बुक कीपिंग किसे कहते हैं? ठीक है ना, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, ये हम लोग को यहीं पढ़ लेना था। अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये तो हम लोग ने क्लियर कर लिया था सर। अकाउंट मतलब क्या होता है? अकाउंट इज अ कोड और सेक्शन वेयर अकाउंटेंट रिकॉर्ड एंड सप्लाई द इन्फॉर्मेशन। नाउ सर, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मतलब लिखने की कला को, जहाँ पे लिखते हैं उसको अकाउंट कहते हैं। जो लिखने का तरीका होता है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। और जो लिखने का तरीका है वो कैसा होगा, किस बेसिस पे होगा, वो सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं सर। सर कई लोग पूछते हैं सर बुक कीपिंग क्या होता है, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट इज़ बुक कीपिंग। तो हम लोगों ने याद है अकाउंटिंग में पढ़ा था, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, क्या था? आइडेंटिफाइंग। फिर क्या पढ़ा था? मेजरिंग, आप लोग बोलते जाइए। फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर कम्युनिकेटिंग, नहीं इंटरप्रेटिंग था ना, एक छोड़ दोगे, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं किसमें? अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, कहा जाता है व्हाट इज़ बुक कीपिंग। वैसे तो बुक कीपिंग का मतलब है बुक को रखना, लेकिन यहाँ पे बुक को रखने का नहीं मतलब है। यहाँ पे बुक कीपिंग का मतलब होता है द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के प्राइमरी स्टेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं, जो हम लोग डेली मेंटेन करते हैं। तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो हम डेली करते हैं? क्या हम कम्युनिकेटिंग डेली करते हैं? नहीं। क्या हम इंटरप्रेटिंग डेली करते हैं? एनालाइजिंग डेली करते हैं? समराइजिंग डेली करते हैं? क्लासीफाइंग कर सकते हैं? क्लासीफाइंग डेली नहीं करते, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा मंथ के एंड में करते हैं। कई लोग क्या होता है कि हर दिन उनको बैलेंस चेक करना होता है, तो उन्हें करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, यही होता है प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि रिकॉर्डिंग, सही बताएं तो जर्नल और लेज़र क्रिएट करना,
दिस इज़ कॉल्ड योर बुक कीपिंग। लेज़र मतलब खाता, हर दिन खाता बनेगा, लोग नए ट्रांजेक्शन्स करेंगे, खाता क्रिएटिव होना है। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जर्नल लेज़र क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये सब नहीं आता बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग हमें डेली करना है, और बुक कीपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अकाउंट्स की नॉलेज हो कोई ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा बिग बाज़ार में, स्पेंसर में एक बिल बनाता है बंदा, वो भी रिकॉर्डिंग ही कर रहा है। जो बिल बना रहा है वो रिकॉर्डिंग ही कर रहा है, और उसके लिए क्या वो अकाउंट का बहुत बड़ा ज्ञाता है, पता चलता है वो साइंस का स्टूडेंट है, किसी की चीज़ का है, बट उसको अकाउंट्स उतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आप बिलिंग करने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे बिलिंग होगा, वो कर रहा है, एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। सही कि नहीं सही है? तो वो क्या है सर, वो जर्नल मेंटेन कर रहा है, सेल्स चढ़ा रहा है। क्या चढ़ा रहा है? सेल्स। तो बुक कीपिंग वाला समझ में आ गया? कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज़ बुक कीपिंग, वैसे तो यही आता है क्या, बुक कीपिंग। लेकिन सवाल उठता, कोई आपसे पूछता व्हाट इज़ बुक कीपिंग, आप ये बोल सकते हैं सर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग्स आर कवर अंडर बुक कीपिंग। जर्नल एंट्री करना, लेज़र बनाना, इट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग हम डेली करते हैं। क्या करते हैं? डेली। और इसको अगर डिफाइन करना है एक अच्छे लैंग्वेज में तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द प्राइमरी स्टेज ऑफ accounting is called bookkeeping। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? अब कोई आपसे जब पूछेगा सर व्हाट इज़ प्राइमरी स्टेज, तो एक्सप्लेन कर देना यही प्राइमरी स्टेज होता है सर। ठीक, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? इसको क्लिक कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अब चलिए देखिए, हमने लायबिलिटी पढ़ लिया, हम लोग ने एसेट पढ़ लिया। अब ज़रूरी है हमें क्या समझना कि सर एक्सपेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एक्सपेंस, खर्चा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट पे, देखो हम लोग ख़रीदते क्या हैं, खर्चा कब होता है, जब हम परचेज़ कर रहे होते हैं। परचेज़ करते क्या हैं सर, दो ही चीज़ें, गुड्स या सर्विस, और तो कुछ खरीदते नहीं हैं, या तो गुड्स ले रहे हैं या तो सर्विस ले रहे हैं, और कुछ नहीं ना खरीदते हैं। सर किडनी खरीदते हैं, गलत बात, ये सब मत बात करो, ठीक है। किसी का प्यार खरीद सकते हैं, गलत बात, ये सब नहीं कर सकते तुम, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज, आप पेन खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, है ना, चेयर खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, ये सब गुड्स है। लेकिन जब आप नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हो तो वो क्या है, मेरे भी बड़े हो गए लेकिन अभी जाऊँगा नहीं, कोविड-19 है ना। तो जाहिर सी बात है उस केस में उससे सर्विस ले रहे हो। रिक्शा वाले से तुम सर्विस लेते हो, टैक्सी वाले से सर्विस लेते हो, है ना। मैक्सिमम इंश्योरेंस वाले सर्विस देते हैं, बैंक वाले सर्विस देते हैं, तो मैक्सिमम तो हम लोग सर्विस ही ले रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो मेरे से भी क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा डिफाइन करोगे। देखो एक्सपेंस की डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी होगी, मैं जानता हूँ, उसको मैं नहीं बताने वाला। मैं सिंपल सी डेफिनेशन तुमको बता रहा हूँ, जो तुम बताओ किसी को, उसको समझना। किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने में या एक्वायर करने में, प्राप्त करने में, किसी भी प्रोडक्ट को एक्वायर करने में या सर्विसेज को रिसीव करने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। सिंपल है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करने के लिए या फिर कह लो बाई करने के लिए हम जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज है। अब ये अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टू एक्वायर एनी प्रोडक्ट एंड टू रिसीव, सर्विस रिसीव करेंगे ना, एनी सर्विस, एनी अमाउंट which we pay is called क्या, expense। clear?
सिंपल है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब अगर सर ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है सर, अमाउंट जो भी हम पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस जाहिर सी बात है पे करने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल आपको करना ही करना है, उधार लगा सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। अब एक दूसरी तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, इनकम कमाने के लिए, जो बुक में डेफिनेशन है, इनकम कमाने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं, इनकम कमाने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। टू अर्न रेवेन्यू एनी अमाउंट विच वी पे दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ये बुक की डेफिनेशन है। नहीं, रेवेन्यू जैसे, हाँ बिल्कुल सही। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम बिजनेस के पॉइंट, यहाँ पे जब भी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, जस्ट टेक द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट द जनरल पीपल, एंड हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कॉमर्स की बात करेंगे, हम लोग सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बिजनेस को इनकम कमाना है, रेवेन्यू कमाना है, और रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, बिना वो खर्चे किए वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। कहते नहीं, पैसा लगाना पड़ेगा फिर पैसा आएगा। तो टेक द डेफिनेशन इन द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिनेशन सही है, ठीक है। तो मैं ये भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, टू अर्न रेवेन्यू एनी अमाउंट विच वी पे इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब तुमको कौन सा डेफिनेशन अच्छा लग रहा है, कौन सा डेफिनेशन तुमको बोलने में मज़ा आएगा, या किस में तुम कंफर्टेबल है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। दोनों ही सिंपल है, हमें तो दोनों ही सिंपल लगते हैं, ठीक है। बस ये मेरा बनाया हुआ है, ये बुक का है। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो क्लियर हो गया एक्सपेंस किसे कहते हैं। मैं एक बताता हूँ, रिजल्ट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंसेस का रिजल्ट क्या होता है, दो ही होता है। नहीं, एक्सपेंसेस का रिजल्ट क्या होता है, जब खर्चा होता है तो उसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है। या तो मेरे पास से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या मेरे पास से क्या चला जाएगा, कैश मेरे पास से चला जाएगा। दैट मीन्स माइनस मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कैश मेरे पास से जाता है। जब भी खर्चा होता है कैश मेरे पास से जा रहा है, चाहे वो बैंक, चाहे वो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, चाहे खर्चा होता तो ऐसे ही होता ना, या फिर नहीं देंगे। मैं गया दुकान पे, मैंने राशन लिया या सामान खरीदा मैंने 5000 का दुकान पे, उसने कहा कितना हुआ, हमने पूछा कितना हुआ, तो उसने बोला 5000। मैं तुरंत पर्स निकाला, 5000 रुपये गिन के दे दिया, दैट्स इट, गया पैसा, माइनस हो गया कैश, क्लियर। नाउ सेकेंड थिंग हो, उससे बोला हाँ कितना हुआ, उसने बोला 5000, मैंने पर्स, अरे पर्स तो भूल गया मैं तो चूँकि वो दुकानदार मुझे जानता है, कहता कोई टेंशन नहीं सर, आप ले जाइए सामान, आप ला के दे दीजिएगा, पेमेंट बाद में कर दीजिएगा। तो क्या हुआ सर, जब पैसा तुरंत नहीं दिया तो क्या हुआ, उधार हुआ, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी। अभी पढ़ा लाइबिलिटी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, कौन सी लाइबिलिटी, मैं ये भी लिख देता हूँ, करंट लाइबिलिटी क्या होगी, प्लस हो रही है। हाँ प्रोडक्ट तो वो तो चाहे तुम उधार खरीदो चाहे नगद, पैसा सामान तो आ ही गया, हाँ सामान तो आ ही गया। दो इफेक्ट आने ही आने, गुड्स जब हम खरीदते हैं ना तो गुड्स तो आ गया, वो तो एसेट है। अब दूसरी तरफ क्या हो सकता है, पैसा, ठीक है ना। हम दूसरे इफेक्ट की बात करें, फर्स्ट इफेक्ट तो सबको क्लियर है कि हाँ गुड्स आ रहा है, लेकिन सेकंड जो रिजल्ट हम लोग को जो दिखता है, मेरे पास से पैसा गया या मेरे ऊपर उधारी चढ़ गई, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे सॉरी मिटाना नहीं था, आप लोग को ये लिखना है ना। कैश माइनस और क्या था, करेंट लायबिलिटी प्लस, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ हो। एक्सपेंसेस क्लियर,
मिटा दो। सर अब हमें यहाँ पे पढ़ना है टाइप ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं सर? एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सेकेंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सेकेंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस? चलिए देखते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, समझिएगा। आप बिजनेस कर रहे हो, दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। एक हो सकता है कि आप डीलर हो, डीलर तो हो लेकिन डीलर दो तरह के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर डीलर होता है और एक डीलर होता है। अब मैन्युफैक्चरर डीलर क्या होता है? जो रॉ मटेरियल खरीदता है, कुछ बनाता है, फिर बेच देता है। यानी कि खरीदता कुछ है, उससे बनाता कुछ है और फिर उसे बेच देता है। जिस फॉर्म में खरीदता है उस फॉर्म में बेचता नहीं है, जिस फॉर्म में खरीदता है उसे दूसरे रूप में बेचता है। सही है, ठीक है। और एक होता है डीलर, जो कुछ बनाता नहीं, सीधे खरीदता और बेच देता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए आप। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी कि इस पॉइंट, अगर मान लो ये मैं मार्कर बनाता हूँ, मैं इसको अगर बेचता हूँ, मैं कैमलिन मेरी कंपनी है, तो मैं खरीदने से ले, इसके लिए रॉ मटेरियल मैं खरीदता हूँगा, तो रॉ मटेरियल खरीदना डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर मैं इसको फैक्ट्री में बनवाता हूँगा मज़दूरों से, तो मजदूरी देता हूँगा, ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर मेरे फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे होते होंगे, वो सब भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये जब बन के तैयार हो गया, ये जो बन के तैयार हो गया, दिस इज़ कॉल्ड, अब ये बन के तैयार हो गया तो यहाँ तक तैयार करने तक, इस पेन को तैयार करने तक का खर्चा, जितने भी खर्चे हो रहे हैं सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप शुगर फैक्ट्री ओनर हो, क्या हो? शुगर फैक्ट्री ओनर। शुगर फैक्ट्री में क्या होता है भाई? गन्ना खरीदते हैं, तो गन्ना खरीदो पहले, तो उसका खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है सर। फिर गन्ने को फिर फैक्ट्री में ले आओ, उससे जूस बनाओ, सर जूस निकालने का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। जूस से मोलासेस तैयार करने का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। मोलासेस से क्रिस्टलाइजेशन करना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्रिस्टलाइजेशन से शुगर कन्वर्ट करना, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, अब शुगर तैयार हो गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस खत्म। अब बारी आएगी इनडायरेक्ट की। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? अब जब हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बेचने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं, जैसे हम इसकी पैकिंग करेंगे, तो इसकी जब पैकिंग करेंगे तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि पैकिंग क्यों कर रहे हैं? गत्ते गत्ते में, कर्टन्स में पैकिंग करते हैं। क्यों करते हैं सर? बेचने के लिए, वरना बिकेगा कैसे, है ना? कर्टन्स में पैक करते हैं। कर्टन का खर्चा आता है कि नहीं आता है? आता है। फिर बिना एडवर्टीजमेंट के बिकेगा क्या? बिना मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए बिकेगा क्या सामान? तो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारे, सेल्समैन को कमीशन देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक ऑफिस खोलते हैं हम लोग, वहाँ से हम लोग सारा सेल्स करेंगे, वहाँ पे सारी अकाउंटिंग होती है, उन सब का खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, बहुत अच्छा। अब पैकिंग पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मैं कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ। पैकिंग एक्सपेंस कब डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, और कब डायरेक्ट होगा कब इनडायरेक्ट होगा, क्लियर समझना। अगर पैकिंग अगर होती है, पैकिंग में दो तरह की पैकिंग है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी पैकिंग इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, सेकेंडरी पैकिंग इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर प्राइमरी पैकिंग क्या हुआ? जो फैक्ट्री से पैक होके निकलती है। साबुन जो होता है ना, साबुन फैक्ट्री में रैप होके फिर निकलता है, फिर उसको बड़े बड़े कर्टन्स में पैक किया जाता है। तो जो रैपिंग हो रही है ना, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो प्राइमरी पैकिंग है। और जो फिर उसको कर्टन्स में पैक किया जाए, वो कर्टन का खर्चा, वो हाँ, जैसे चौधरी, वो लड्डू के नीचे जो एक कागज़ लगा होता है, वो प्राइमरी पैकिंग है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। वो हलवाई लगा के निकालता है, लेकिन फिर जब उसको डब्बे में पैक करके देता है चौधरी वाला, तो वो क्या है? उस डब्बे का खर्चा इनडायरेक्ट है, उस कागज़ का खर्चा डायरेक्ट है। अब क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेज to manufacturing
ऑल द एक्सपेंस which are incurred मतलब उत्पन्न होना, जो भी खर्चे होते हैं, which are incurred is called, क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कहीं कोई दिक्कत? अब चलिए एग्जाम्पल पे भी ज़रा फोकस कर लेते हैं। कौन कौन से खर्चे? सर परचेज़, बिना परचेज़ किए करोगे नहीं, ठीक है। और सर क्या होगा? वेजेस, मजदूरी दोगे, जो मजदूर काम करेंगे भाई बनाएंगे उसको दोगे। फिर इसके बाद क्या होता है? कैरेज, माल मंगाओगे तो भाड़ा भी तो देना पड़ेगा, लेकिन कौन सा? इनवर्ड, खरीदते समय जो भाड़ा दिया है। अगर बेचते समय कोई भाड़ा दे रहे हो तो इनडायरेक्ट हो ना, बेचने से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर हो सकता है कोई सामान बाहर से मंगाना पड़ के, बाहर से मंगा के तुम बेच रहे हो, तो बाहर से अगर कुछ मंगाओगे तो क्या होगा? इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ जाता है। बहुत सारा माल लेता है जो बाहर से मंगा के हम बेचते हैं, ओके, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया। याद होगा एक क्या, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मैं मान लो बुक ही छाप रहा हूँ, आप बुक लिखे हो आपका, मैं बुक छाप रहा हूँ, तो मुझे पता है इस पर तो रॉयल्टी देना ही देना है। और रॉयल्टी बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर रॉयल्टी नहीं देंगे तो वो हमें बुक ही नहीं देता, तो रॉयल्टी तो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सो इस तरह के खर्चे क्या हो गए? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। क्लियर? चलिए अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। तो यहाँ तो बात हो रही थी रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक। सवाल उठता है सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि डीलर का भी आप बताएंगे डेफिनेशन, तो ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डीलर का है ना। अब तुम लोग बता सकते हो कि डीलर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता होगा। तुम्हारी अगर दुकान होती तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता? तुम सिर्फ खरीद के बेचते हो, तुम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? किससे रिलेटेड सारे खर्चे? बिल्कुल से परचेज, इवन जो गुड्स खरीद रहा हूँ वो भी खर्चा तो डायरेक्ट है। मैंने साहबगंज, मैं मान लो राशन की दुकान में, साहबगंज मंडी से मैं क्या करता हूँ, गुड्स खरीदता हूँ, तो साहबगंज मंडी में जो गुड्स खरीद रहा हूँ वो डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको लाऊंगा ठेले से, टेम्पू से, उसका भाड़ा दूंगा, वो भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ जब बेचेंगे तो इनडायरेक्ट। यानी कि डीलर के लिए तो बहुत सिंपल है, खरीदने से रिलेटेड सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, बेचने से रिलेटेड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए मैंने पूरा कवर कर दिया। रॉ मटेरियल परचेज से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पे क्या होगा? हाँ अब ज़रा समझना, अब तुम सैलरी दे किसको रहे हो? अगर मैं फैक्ट्री वर्कर्स को दे रहा हूँ वो मेरा डायरेक्ट है, ऑफिस वर्कर्स को दे रहा हूँ इनडायरेक्ट है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग लगे हुए हैं, जितने लोग कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये सब के सब क्या है? इनडायरेक्ट। बिल्कुल सही कि नहीं सही है? हाँ क्लियर? अब जैसे वो फैक्ट्री का मैं रेंट दे रहा हूँ तो वो क्या है? डायरेक्ट में आएगा, लेकिन अगर मैं ऑफिस का रेंट दे रहा हूँ तो इनडायरेक्ट में आएगा। समझ गए ना? चलिए देखें, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग टू सेल all the expense which are incurred is called क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सही है? आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग तक तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेल करने तक जितना खर्चा है सब इनडायरेक्ट में डालो, जो भी खर्च हो रहा है। खर्चा है तो भैया पैसा तो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह की प्रॉफिट होती है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट। आपने तो प्रॉफिट सुना आपने, लेकिन एग्जैक्टली अकाउंटिंग में दो तरह की प्रॉफिट होती है, ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ठीक है? एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? वो इसके ज़रिए आता है, जब हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखते हैं और उससे हम घटा करके निकालते हैं तो हमें क्या पता चलता है? रेवेन्यू में से अगर हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस घटाते तो ग्रॉस प्रॉफिट आती है, और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी घटाने लगते हैं
तो क्या आती है? नेट प्रॉफिट। दोनों माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस ही है ना, ये सब जोड़ दो तो टोटल एक्सपेंस आता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पहले डायरेक्ट बताया गया कि पहले ये डायरेक्ट भाई, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, है ना। अब इनडायरेक्ट है जो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई कमीशन ज़्यादा देगा अपने कई कंपनी होती है जो अपने सेल्समैन को ज़्यादा कमीशन दे रहे हैं, कोई कम दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल अफेक्ट देयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट, अब यहाँ पे एक मैंने नया टर्म आपको बढ़ा दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होती है? कि ऐसी प्रॉफिट होती है जिसमें अभी इनडायरेक्ट खर्चे घटने बाकी हैं। और नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं? इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों माइनस। यू कैन से टोटल एक्सपेंस, यू कैन से नेट प्रॉफिट तब आता है जब हम सारे खर्चे घटा देते हैं, कोई खर्चे नहीं छोड़ते हैं। इज़ दैट क्लियर दीपक? सर अब कुछ एक्सपेंसेस बताइए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते होंगे। सबसे पहली चीज़ तो प्रोडक्ट जब रेडी हो जाता है हम उसकी पैकिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो अगर सिर्फ पैकिंग एक्सपेंस है तो जाहिर सी बात है वो इनडायरेक्ट होगा। अगर प्राइमरी लिख देता तो क्या होता? डायरेक्ट होता। तो पैकिंग कर रहे हो, फिर इसके बाद क्या करोगे? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब समझते हो, उसको ले जाओगे सेल्स शोरूम में अपने, तो फैक्ट्री से शोरूम तक ले जाने का भाड़ा लग रहा है ना, तो आउटवर्ड वो बेचने के लिए जा रहा है। फिर क्या होगा? सैलरी बांटोगे ऑफिस, भाई देखो फैक्ट्री का जो मज़दूरों को दिया था उसको वेजेस कहा जाता है, और जो ऑफिस के लोगों को दिया था उसको सैलरी बोलते हैं। तो सैलरी वेजेस में थोड़ा सा फ़र्क है। सैलरी वेजेस में फ़र्क क्या है? देखो कहने के लिए बहुत सारे फ़र्क बताए जाते हैं, कहने के लिए बहुत सारे। सर वेजेस जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है, सैलरी जो होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। लोग ऐसे बताते हैं, डिफरेंस करते हैं। हम बात तो, और बहुत से मज़दूरों को मंथली भी मिलता है, ऐसा थोड़ी ना फैक्ट्री में काम करे तो महीने मिलेगा, हर दिन थोड़ी ना उसको पैसा दिया जाता है। बात समझे कि नहीं सर? नरेगा में भी पता चलता है 10 दिन काम करो तो उसके बाद देते हैं, 30 दिन काम करो, महीने भी देते हैं। हाँ बट बात समझे कि नहीं समझे? और अगर सैलरी में जाओगे तो सैलरी इसमें भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, इसमें भी डेली बेसिस, एक दिन नहीं आओगे तो काट देंगे, है ना। बाकी तुम लोग फील तो किए ही होगे। तो नेक्स्ट अगला क्या है? सैलरी। क्या एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस इतना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेफिनेशन तुम हमेशा डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि वेजेस जो होता है वो फिजिकल जो आप मेहनत करते हो उसके बदले जो मिलता है ना, उसको हम मजदूरी कहते हैं। और जो मेंटली वर्क के बदले जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैलरी। ये मेनली फ़र्क है, एग्जैक्टली फ़र्क ये होता है। जो मेंटल वर्क के अगेंस्ट हमें मिल रहा है या मेंटल वर्क के अगेंस्ट मैं आपको अगर दे रहा हूँ तो वो आपकी क्या है? सैलरी है। और जो फिजिकल वर्क के अगेंस्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या है? वेजेस। ये रियल डिफरेंस है, बाकी हम डिफरेंस चाहे जितना बना लो, है ना। चलिए, तो सैलरी भी हो गई, समझ में आ गई सर। और सर क्या हो सकता है? ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो और क्या हो सकता है सर? एडवर्टीज़मेंट हो सकता है सर। और क्या हो सकता है सर? सेल्समैन कमीशन हो सकता है सर। बहुत सारे हैं, कितना लिखेंगे? लिखते लिखते थक जाएंगे, है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, इतना काफ़ी है। प्राइमरी आइडिया मिल गया, व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? मिटा दूँ? हाँ, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। हाँ ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी टैली हम लोग पढ़ेंगे, और टैली में बेसिकली है क्या? टैली में डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हमें लेज़र बनाने ही पड़ेंगे। तो हम लेज़र बनाते समय बताना पड़ेगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है। अगर मैं वेजेस बना रहा हूँ, वेजेस बना रहा हूँ तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखूँगा, और अगर एडवर्टीजमेंट बना रहा हूँ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसकी समझ होनी चाहिए, वरना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का सत्यानाश हो जाएगा। तुमने एडवर्टीजमेंट को अगर डाल दिया डायरेक्ट में, क्या गड़बड़ हो? क्या चीज़? हाँ परचेज, लेकिन वो जो परचेज अकाउंट होता है ना टैली के अंदर, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। प्राइमरी लेज़र है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग, छोड़ो, मिटा दूँ। नाउ नेक्स्ट, सर रेवेन्यू किसे कहते हैं? व्हाट इज़ रेवेन्यू? अभी इससे पहले क्या पढ़ा था? एक्सपेंस
एक्सपेंस पढ़ा था ना, एक्सपेंस में डेफिनेशन क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने क्या बोला कि एक्सपेंस किसे बोलना चाहिए, क्या चीज़ हम खरीदते हैं? दो चीज़, कौन कौन सी दो चीज़? गुड्स एंड सर्विसेज। इसको खरीदने में जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसे को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर लो। प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने से जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू, सिंपल। जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसी को तो रेवेन्यू कहते हैं। इसी को कई लोग कहते हैं ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो मतलब आना, कैश आना, तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं। तो मैं उसी को अपोजिट कर देना, उसकी डेफिनेशन इतना टफ नहीं बताता हूँ। अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस लिखना चाहिए था, लेकिन सर्विस प्रोवाइड इज कॉल्ड रेवेन्यू। मायने समझ में आ रहे? देखो तुमने एक चीज़ पढ़ा, दोनों चीज़ क्लियर हो गया। प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो खर्चा, बेचते हैं तो इनकम, सीधा सीधा क्लियर। तो ये हो गया। बाकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी है, बुक की डेफिनेशन आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करा रहा हूँ कि मैं आपको बुकिश नॉलेज दूंगा और जाके आप कंपटीशन में भर के आओगे, या सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो या समथिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं उसके लिए नहीं तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। प्रोफेशनल मतलब होता है सर जी आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, और इंटरव्यू फेस करने के लिए आपको एग्जैक्टली अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा आपकी अच्छी मानी जाए, जितनी सिंपल हो, जितनी सिंप्लिसिटी है, और इतना सिंपल बोलो कोई इसमें क्वेश्चन ही ना पूछ सके, वरना आपके आंसर में ही आपके क्वेश्चंस लपेटे जाते हैं। अच्छा ये होता है, अच्छा ये वर्ड बोलो, अच्छा इसका मतलब बताना, फिर क्या होता है, उसी में और फंसते जाओगे। जितना सिंपल रखो, एक्सप्लेन कर सको। तो रेवेन्यू समझ में आ गया सब लोग को। अमाउंट रिसीव ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड इज कॉल्ड, ठीक है। अब सॉल्व होता है सर रेवेन्यू। रेवेन्यू तो क्लियर हो गया सर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रॉफिट। चलो ठीक है, इनकम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने जो डेफिनेशन दिया है, ठीक है ना, रेवेन्यू ऑब्लिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनकम। हालांकि फ़र्क होता है बट उतना ज़्यादा अभी हम डीप में नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू इनकम को एक तरह से ट्रीट करें। इनकम मतलब अंदर कम आना, पैसा आ रहा है, ठीक है ना, इनकम है। तो पैसा जो भी आ रहा है प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने से जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसी को हम इनकम कहते हैं। अब इनकम कितने तरह के होते हैं? सर दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है क्या, और एक क्या होता है? Now sir tell me what is direct income, what is indirect income? डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? जो तुम्हारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जो तुम्हारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसको करने से जो पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट इनकम है। अगर उसके अलावा कहीं से इनकम आ गया अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। जैसे तुम्हारा बिजनेस है राशन बेचने का, तुम राशन बेचते हो, उससे जो पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट इनकम है। लेकिन वो पैसा तुमने बैंक में जमा किया था, बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, इनडायरेक्ट इनकम है। कहीं से डिस्काउंट मिल गया, इनडायरेक्ट इनकम है। सही है। मान लो तुमने बगल वाली दुकान को कोई सामान बेचवा दिया, वहाँ तुमको कुछ कमीशन मिल गया, तो वो भी क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो इनकम रिसीव, हाँ इनडायरेक्ट इनकम, जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, क्योंकि उसका तो हमें वैसे भी कोई वो होता नहीं है कि हमें मिलेगा। अब वो मिलता क्या है, सामने वाला हमें देता है, छोड़ देता है पैसा।
अब वो डिस्काउंट अगर दे रहा है तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो सेल के लिए करने के लिए। आप डिस्काउंट क्यों देते हो? सेल्स करने के लिए, ताकि मेरा सेल बढ़े। ठीक है। इनकम रिसीव फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। कई लोग इसको कहते हैं क्या, प्रिंसिपल बिजनेस, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल इनकम कमा रहे हैं उस बिजनेस से। तो इनकम रिसीव फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। एग्जाम्पल बताइए। सेल, सेल जो होता है बिक्री। और क्या हो सकता है सर? फी रिसीव, अगर मैं सर्विस दूंगा तो मैं फ़ीस लूँगा, बस बहुत है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करेंगे क्या, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव, हमने बोला इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही बैंक के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वो क्या होगा? एकदम सही, बस यही लॉजिक अपना समझ में आना चाहिए आपको। अब ये नहीं सर इंटरेस्ट, अरे सर हमारे सर ने पढ़ाया था इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट होगी। अरे बाबा बैंक के लिए पॉइंट हो रही है। हाँ, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी से सर कमीशन मिला, सर इनडायरेक्ट इनकम। सर मैं तो ब्रोकर ही हूँ, मैं तो कमीशन खोर ही हूँ, तो अरे भाई मैं एजेंट हूँ। अब एजेंट के लिए भाई एजेंट तो मैं, अब मैं LIC एजेंट हूँ तो मेरे को तो कमीशन ही मेरी इनकम है सर। अब बताइए सर मेरे लिए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर मेरा वही काम ही है। बात समझे? तो वही मेन बिजनेस एक्टिविटी का ये ख्याल रखना है। ये नहीं अरे सर रट्टा मार लो, हाँ सर ने ये बताया था तो यही है। सर ने सैलरी बताई थी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सर मज़दूरों को मैं सैलरी नाम से दे रहा हूँ तो वो भी इनडायरेक्ट हो जाएगी। अरे मज़दूर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है सर, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में मत डाल देना उसको, अपना भी ब्रेन यूज़ करना। जहाँ काम करोगे वहाँ अपना ब्रेन ही यूज़ करना। हाँ, फिजिकल वर्क। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट इनकम। सर इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? अगेन इनकम रिसीव फ्रॉम अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी। सही है कि नहीं सही है? एग्जाम्पल बताइए। जैसे भी बोला इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवरी, ये एक नई चीज़। जब बैड डेब्ट्स होता है ना तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डूब गया पैसा, नहीं दिया, तो वो तो सेल के बाद हुआ ना डूबा पैसा, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर कल को वो डूबा हुआ पैसा अचानक मिल जाए, वो तो मैं सोच चुका था ना डूब चुका, अचानक वो पैसा अगर आ गया तो उसको मैं क्या बोलूँगा? इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि मैंने तो उसे डूबा हुआ मान लिया था। ये सब है, क्लिक कर लीजिए। ओके, सो मैं बहुत तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ ना, इजी चल रहा हूँ ना, बस आपके भेजे में बात घुस जाए इतना ही ज़रूरी है। क्योंकि टैली किसी को क्यों नहीं समझ में आता है? बहुत से लोग चिल्लाते हैं सर टैली पूरा पढ़ लिए, समझ नहीं आया, 3 महीना 4 महीना सर दे दिया फिर भी नहीं समझ में आया। एग्जैक्टली द मेन पॉइंट इज़ अकाउंटिंग। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, और ये फंडामेंटल जिसको नॉलेज है ना उसको टैली आराम से समझ में आएगी। जिसको कहते नहीं है, अगर तुम पेड़ के पत्ते गिनोगे उससे नहीं मतलब है, पेड़ के जड़ में जाओ। तो एग्जैक्टली वो जो जड़ है वो ये है, अकाउंटिंग का जो जड़ है जिससे स्टार्ट हुआ है अकाउंट, वो टैली बनाया गया जिस पे खड़ा करके, वो है अकाउंटिंग। तो एग्जैक्टली हमें उस जड़ को, उस बेस को समझना है। बेस एक बार क्लियर हो जाए, अगर नींव हमने अच्छी बना ली, स्ट्रॉन्ग कर ली, तो बिल्डिंग बड़ी अच्छी खड़ी होगी। आप जितना मन करे उतना बिल्डिंग खड़ा कर, लेकिन नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो बिल्डिंग तो है, फिर वही चिल्लाएगा अरे सर समझ नहीं आया, अरे सर समझ नहीं आया। ठीक है, भले हम लोग यहाँ पे 10 दिन ये टाइम दे रहे हैं, लेकिन 10 दिन सही से दें। ठीक है।